गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी चैप्टर नंबर 5 और क्लास नंबर 4 आपकी चौथी क्लास है। लास्ट क्लास में शायद हमने 10th क्वेश्चन तक आपकी कंप्लीट कर दी थी। 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन कौन सा, 11वां क्वेश्चन। पहले चेक कर लेते हैं क्वेश्चन कितने कंप्लीट हुए थे हमारे। हाँ, 10 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, 11वां। और यहाँ पिछले 6वें क्वेश्चन से हमने दो चीजें बनाना चालू कर दी थी। कौन कौन सी? एक तो वसूली खाता, दूसरा आपका पूंजी खाता। आज थोड़े से और हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम रोकड़ खाता या बैंक खाता भी तैयार करना होगा शायद। ठीक, तो देखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 11। ए बी तथा सी एक फर्म में साझेदार हैं एवं क्रमशः 4:3:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। उन्होंने समापन करने का निर्णय किया एवं बी को संपत्तियों की वसूली का तथा रकम का विस्तार करने के लिए नियुक्त किया। हमने बोला बी एक साझेदार है ना। बी जो साझेदार है उसको संपत्ति की वसूली तथा रकम को वितरण करने के लिए नियुक्त किया है और इस काम के लिए बी को पारिश्रमिक के रूप में स्टॉक और देनदार से वसूली का 5% मिलेगा। ठीक है, देखो साझेदार जो बी है उसके लिए साझेदारी फर्म के विघटन का काम दे दिया। क्या काम दिया कि आप संपत्तियों को बेच दो और जिन दायित्वों का भुगतान करना है उनका पेमेंट कर दो, आप भुगतान कर दो। ठीक है, और इसके लिए उसको कुछ पारिश्रमिक दिया जाएगा और पारिश्रमिक में क्या है, स्टॉक और देनदार की जो वसूली राशि है, स्टॉक बेचने से और देनदार से जो पैसा प्राप्त होता है उन दोनों का टोटल करके 5% उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा। साथ ही वसूली के व्यय वह स्वयं वहन करेगा। उन्होंने बोला कि लेकिन समापन पर साझेदारी फर्म के विघटन का जो भी खर्च होता है वो बी को वहन करना है। क्लियर? अब समापन की तिथि को फर्म द्वारा तैयार किया गया स्थिति विवरण निम्न अनुसार था। तो अपन वो चिट्ठा देख लेते हैं क्या है। दायित्व में लेनदार पूंजी ए और बी की, संपत्तियों में बैंक में रोकड़ देनदार माइनस डूबत ऋण संचय, स्टॉक सा का अधिक आहरण, मतलब सा ने जितना पैसा व्यापार में लगाया था उससे ज्यादा पैसा निकाल लिया, अधिक आहरण है। मतलब उसकी पूंजी जो है सा की वो कौन सी है, डेबिट शेष। बी ने वसूली के परिणाम निम्न प्रकार बताए। बी ने बताया कि देनदारों से 35,000 रुपए वसूल हुए, स्टॉक से वसूली 45,000 रुपए हुई, ख्याति का विक्रय 2,000 रुपए, लेनदारों को देकर चुकता किया 57,500 रुपए, आदित्य लेनदारों को दिए 500 रुपए। वसूली व्यय 600 रुपए हुए जो बी द्वारा व्यक्तिगत रूप से वहन किए गए। समापन के व्यय कितने, 600, लेकिन इसको बी ने व्यक्तिगत रूप से वहन किया। आवश्यक रकम लाता है। पूंजी खाता, वसूली खाता और बैंक खाता तैयार कीजिए। हमें तीनों खाते यहां पर तैयार करना है, एक तो पूंजी खाता, वसूली खाता और बैंक। लेकिन ध्यान रखना पहले वसूली खाता तैयार होता है उसके बाद कौन सा, पूंजी खाता तैयार होगा। तो यहां पर अपन लेंगे सबसे पहले वसूली खाता तैयार करते हैं। ये आपका प्रारूप, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। आपको खाते का प्रारूप पता है, पिछले 6 चैप्टर से आपको ये बताया जाता है। अब वसूली खाता जो हम बनाते हैं तो उसका नियम क्या है, पहला वसूली खाते के डेबिट में क्या लिख देंगे हम, समस्त संपत्ति रोकड़ बैंक को छोड़कर, रोकड़ और बैंक छोड़ दो, दो चीजें, बाकी सभी संपत्ति हम लिखते हैं। तो कौन कौन सी संपत्तियां हैं देखो,
देनदार, स्टॉक, दो संपत्तियां हैं, तो यहां लिख देंगे देनदार और स्टॉक। देनदार कितने के हैं, देखो ये लिखा, सकल राशि लिखेंगे अपन 45,500 रुपए, यहां लिख देंगे 45,500। लेकिन जब देनदारों पर डूबत ऋण संचय होता है तो उसको हम तुरंत वसूली खाते के क्रेडिट में लिख देते हैं, अपोजिट में। तो कितना है डूबत ऋण संचय, देखो 2500 रुपए है, तो हम यहाँ पर कहां पर लिखेंगे इसको, क्रेडिट में। तो यहां लिख देंगे क्रेडिट में डूबत ऋण संचय 2500 रुपए, ये लिख दिया। एक संपत्ति आपकी क्लियर, देनदार हो गया। स्टॉक दिया है 60,000 रुपए, स्टॉक लिख देंगे 60,000। अब कोई संपत्ति नहीं है, देखो देनदार और स्टॉक दो संपत्तियां थी, दोनों हो गई। अब दूसरा काम क्या है, वसूली खाते के क्रेडिट में हम समस्त बाहरी दायित्व लिखेंगे, ठीक, और पूंजी संचय लाभ और साझेदारों के ऋण छोड़ दिए जाते हैं। तो बाहरी दायित्व देखो क्या है, सिर्फ लेनदार दिए हैं आपके कितने, 59,000, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे लेनदार, 59,000। लेनदार कितना है आपका, 59,000। अब यहां कुछ नहीं है। अब तीसरा काम क्या है, संपत्ति बेचने से कितना पैसा मिला है वो लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे नंबर 1 संपत्ति से प्राप्त या विक्रय। देखना देनदारों से वसूली कितना होगा, 35,000, तो यहां लिख देंगे देनदार से कितना मिल गया आपको, 35,000। सेकंड, स्टॉक से वसूली कितनी हुई, 45,000, यहां लिख देंगे क्रेडिट में स्टॉक, क्रेडिट मतलब गणनाकार में 45,000। स्टॉक से कितना होगा, 45। ख्याति का विक्रय 2,000 रुपए, ख्याति कितने की बेची, 2,000, तो यहां पर लिखेंगे ख्याति कितने की, 2,000 ख्याति। टोटल कितना होगा, 82,000, ख्याति का विक्रय 2,000, तो टोटल संपत्तियों को बेचने से 82,000 रुपए मिले। तो क्रेडिट में लिखेंगे वसूली खाते के क्रेडिट में। एंट्री हमने क्या बताई थी आपको, इसकी क्या होती है, संपत्ति नगद बेचने पर रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से, तो वसूली खाते के क्रेडिट में लिखेंगे क्या, रोकड़, रोकड़ खाता। बयासी है। तीसरा पॉइंट, लेनदारों को देकर चुकता किया, कितना दिया अपन ने लेनदारों को पेमेंट, 57,500, लेकिन अदत्त लेनदारों को भी दिए कितने, 500। तो यहां पर अपन ऐसा लिख सकते हैं, भुगतान जो अपन ने किया है लेनदारों को 57,500, अदत्त लेनदार 500 रुपए, टोटल 58,000 रुपए दिए गए, ठीक है। पेमेंट कितना किया अपन ने, टोटल 58,000, 57,500 लेनदारों को दिए, 500 रुपए के अदत्त लेनदारों का पेमेंट किया, तो 58,000 रुपए हमने चुकाए। डेबिट में लिखेंगे, जब भी हम दायित्वों का भुगतान करते हैं तो एंट्री क्या होती है, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से, मतलब वसूली खाते की डेबिट में लिखेंगे रोकड़, ब्रैकेट में लिख देंगे लेनदार, ठीक है। 58,000 रुपए दिए। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, यदि आप कभी भूल जाते हैं तो देखो, लेनदार कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। जब हम इनका पेमेंट करेंगे तो कहां आएगा, डेबिट में। संपत्तियां कहां लिखी हैं, डेबिट में। तो जब संपत्ति को बेचने से प्राप्त पैसा प्राप्त होता है तो उसको कहां लिखते हैं हम, क्रेडिट में। संपत्ति डेबिट में है और उनको बेचने से जो रोकड़ आएगी उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट में, अपोजिट में लिखते हैं। और बाकी आपको प्रविष्टि याद करना आपका काम है कि आप प्रविष्टि याद कर लें, तो नहीं तो ऐसे समझते चले कि क्या क्या है। आगे अब देखो, उन्होंने बोला समापन के व्यय कितने हुए, 600, जो बी द्वारा व्यक्तिगत रूप से वहन किए गए। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे,
इसकी प्रविष्टि नहीं होगी क्योंकि बी ने व्यक्तिगत रूप से वहन की। लेकिन बी को पारिश्रमिक मिलता है, कितना परसेंट मिलता है? 5%, तो वो निकालना पड़ेगा। यहां लिखेंगे तीसरा, बी का पारिश्रमिक, बी को जो पारिश्रमिक मिलना है वो कौन सी रकम का मिलना है? स्टॉक और देनदार की वसूली का। कितने परसेंट? 5%। स्टॉक और देनदार, यहां देखो स्टॉक से कितना मिला अपन को? 45, देनदार से 35, तो 45,000, 35,000, टोटल कितना हो जाएगा? 80,000। 80,000 का 5%, 5/100, कितना आ जाएगा? 4,000। बी का जो पारिश्रमिक है वो कितना है? 4,000। जिसके लिए जब किसी साझेदार के द्वारा दायित्व ग्रहण किए जाते हैं तो वसूली खाता डेबिट साझेदार के पूंजी खाते से। तो वसूली खाते के डेबिट में लिखेंगे बी का पूंजी खाता, ये क्या है? पारिश्रमिक। कितना पैसा? 4,000। और क्या बचा है वो देख लो। अब कुछ भी नहीं है, ठीक, अब कुछ भी नहीं दिया है। टोटल करेंगे अपन तो डेबिट का टोटल देखो ज्यादा आ रहा है, ठीक है, डेबिट का टोटल ज्यादा है। कितना आ रहा है देखेंगे अपन यहां पर, तो यहां पर आएगा आपका 0,0,5, 7, 16, 1,67,500। कितना टोटल आ रहा है? 1,67,500। तो यहाँ पर अपन रफ काम करते हैं, कहीं यहाँ कर लेते हैं। 1,67,500 में से माइनस कर देंगे डेबिट का, क्रेडिट का। तो क्रेडिट का टोटल करेंगे कितना है? 0,0,5 और 7, क्या लिखेंगे? 0,0,5, 11, 13, 11, 3 और 14, 1,43,500। कितना आ रहा है? 1,43,500। तो डेबिट के टोटल में से हम क्रेडिट का माइनस कर देंगे यहां पर 0,0,0,4,2, 24,000 की क्या हो गई? हानि। 24,000 रुपए की क्या हो गई? हानि। तो हानि को हम लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। कहा कैसे बांटेंगे? लाभ हानि अनुपात में, यहां पर बांट देते अपन। तीसरा या चौथा पॉइंट है हानि। 24,000 है, इसको बांटेंगे अपन किस अनुपात में? 4:3:3, 4:3:3 बटे कितना? 10। गुणा कर दो यहाँ पर, 0, 0, 16, 8, 9, 3 का गुणा कर दो 0, 12, 6 और 1 7, 7,000। तो यहाँ पर है 3 साझेदार ए बी सी, ए का है, बी। हानि है तो क्रेडिट में लिखेंगे अपन, यहाँ पर क्या लिख देंगे? हानि। ए बी सी है 9,600, 7,200 और 72। टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24,000। इन दोनों का टोटल 1,67,500। ठीक है, तो हानि हमने कहाँ लिख दी? बांट के लाभ हानि अनुपात में, क्रेडिट में, तीनों की, और दोनों का टोटल क्या कर दिया? बराबर। तो ये आपका क्या तैयार हो गया? वसूली खाता। अब इसके बाद हम बनाएंगे पूंजी खाते। सवाल में कहा गया है साझेदारों की पूंजी खाते तैयार करना। तो यहां पर पूंजी खाते अपन तैयार करते हैं।
ए बी सी, ये आपके पूंजी खाते तैयार हो रहे हैं। यहां भी क्या लिख देंगे अपन, ए बी सी, विवरण विवरण पूंजी खाता। सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे पूंजी का शेष। सबसे पहले क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा, पूंजी का शेष। तो देखो इनकी पूंजी कितनी है, 30 ए की और 20 बी की। तो पहले ए और बी की लिख देंगे, 30,000। सी की पूंजी का शेष जो है वो संपत्ति पक्ष में दिया हुआ है। कहां पर दिया है, संपत्ति। देखो ये लिखा, सी का अधिक आहरण 4,500, मतलब सी को देना नहीं है हमें पैसा, बल्कि सी से पैसा लेना है। तो पूंजी खाते के कहां लिखेंगे हम, डेबिट में। ठीक, तो यहां पर डेबिट में लिखेंगे शेष, पूंजी का शेष सी का डेबिट का है कितना, 4,500। तो अभी हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, पूंजी का शेष। ए और बी को देना है इसलिए क्रेडिट में, सी से लेना है तो कहां लिखा, डेबिट में। अब क्या लिखेंगे, वसूली की हानि साझेदारों से लेना है। जब पैसा लेना होता है तो पूंजी खाते के कहां लिखते हैं हम, डेबिट। तो डेबिट में लिखेंगे वसूली खाता, ए से कितना हानि लेना है, 9,600, बी से 7,200 और सी से 7,000 से हानि का लेना है। चिट्ठी में देखेंगे कोई संचय वगैरह नहीं दिया है, ठीक, पारिश्रमिक दिया है। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, किसको देना है पारिश्रमिक, बी को। तो क्रेडिट में लिखेंगे वसूली खाता, ब्रैकेट में लिख सकते अपन पारिश्रमिक। पारिश्रमिक कितना, बी को देना है 4,000, तो बी के खाते में लिखेंगे 4,000। और यहां पर आप हानि लिख लेंगे, जिससे आपको याद रहे कि ये वसूली खाता किस लिए लिखा है अपन ने, हानि के लिए। क्रेडिट में क्या है, पारिश्रमिक देना है बी को, इसलिए लिखा। और क्या बचा है सवाल में, अब देखो यहां पर कुछ भी नहीं है, चिट्ठी में भी नहीं है। अब हम टोटल करते हैं। तो सबसे पहले हम सी का हिसाब कर लेंगे, क्योंकि सी से पैसा लेना है। तो डेबिट का टोटल करेंगे हम सी का, कितना आ जाएगा, 11,700। कितना आएगा, 11,700। क्रेडिट में क्या है सी की, कुछ नहीं, मतलब सी पूरा पैसा लेके आएगा। तो क्रेडिट में लिखेंगे रोकड़ खाता, सी 11,700 रुपए लेके आया, टोटल 11,700। क्वेश्चन में दिया है कि जो आवश्यक राशि है, लिखा है सी आवश्यक रकम लाता है, जितना पैसा कम पड़ रहा है वो लेके आएगा, इसलिए अपन ने क्रेडिट में लिख दिया रोकड़ खाता। सी कितना लेके आ रहा है, 11,700। ए और बी को हम पेमेंट करेंगे, तो ए के डेबिट का टोटल कितना है, 30,000। 30,000 में से माइनस कर देंगे 9,600, तो यहां आएगा 20,400। कितना आएगा, 20,400। तो यहां लिखेंगे डेबिट में रोकड़, हम ए को कितना पेमेंट कर देंगे, 20,400 रुपए, टोटल हो जाएगा 30,000। ये अपन ने क्या कर दिया, ए को पेमेंट, अंतिम भुगतान। ऐसे बी का निकालेंगे, क्रेडिट का टोटल कितना है, 24,000। 24,000 में से डेबिट का हम 7,200 माइनस करेंगे, 0 0 8 13 और 1, 16,800। बी को हम कितना पेमेंट करेंगे, 16,800। तो डेबिट में लिखेंगे रोकड़ खाता 16,800 और टोटल आ जाएगा 20,000। ये भी आपका क्लियर हुआ। तो ये आपके तैयार होंगे क्या, पूंजी खाते आपके तैयार। अब अगला खाता जो उन्होंने कहा था वो है रोकड़ या बैंक खाता। देखो क्या बनाना है आपको, बैंक खाता। तो रोकड़ खाता या बैंक एक ही बात है, तो हम यहां पर लिखेंगे रोकड़ ऑब्लिक बैंक। आप ऐसे ही बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए ना, ऑब्लिक करके लिख दें रोकड़ ऑब्लिक बैंक, मतलब दोनों खाते एक ही साथ है। ये विवरण, डेबिट का कॉलम क्या है, यहां लिख देंगे हम विवरण राशि, विवरण
88। अब हम जब रोकड़ या बैंक खाता तैयार करते हैं तो इसका नियम क्या होता है कि पैसा आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, और पैसा फर्म से जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। पैसा यदि आए तो कहाँ लिखना है, डेबिट में, और पैसा यदि फर्म से जा रहा है तो कहाँ लिखना है, हमें क्रेडिट में लिखना है। तो सबसे पहले जब हम रोकड़ या बैंक खाता तैयार करते हैं तो सबसे पहले डेबिट में लिखते हैं प्रारंभिक शेष, रोकड़ या बैंक का जो भी दिया, दोनों दिए तो दोनों लिखेंगे, एक दिया तो एक। तो देखो सवाल में प्रारंभिक शेष कितना है रोकड़ का, ये लिखा है। बैंक में रोकड़ कितनी है, 1500 रुपए, तो यहां लिख देंगे 1500 रुपए। अब आपको याद रखना है कि पैसा आपके पास कहां से आया, ठीक, कहां से आता पैसा, पहला जब आपने संपत्तियां बेची तो पैसा आया वसूली खाते में। तो देखो कितने की संपत्तियां बेची, ये लिखिए 82,000, कितने की बेची आपने, 82,000, तो हम डेबिट में लिखेंगे यहां पर क्या, वसूली खाता। पैसा कहां से आया आपको पास, वसूली खाते में आया कितना, 82,000 रुपए। एक तो संपत्ति बेचने से पैसा आया, दूसरा एक साझेदार जिसका नाम सी है वो भी 11,700 रुपए लेके आया था। देखो ये लिखा है ना रोकड़ क्रेडिट में, सी कितना लेके आया, 11,700। तो पैसा आ रहा है इसलिए हम कहा लिखेंगे, रोकड़ खाते के डेबिट में क्या लिखेंगे, सी का पूंजी खाता 11,700। सी कितना पैसा लेके आया, 11,700। अगला देखेंगे अपन, अब पैसा और कहीं से नहीं आया, अब हमने पेमेंट किया, चुकाया पैसा। तो पहला तो हमने वसूली खाते में दायित्वों का पेमेंट किया। देखो दायित्व किसको दिए थे अपन ने, लेनदार को कितना पैसा दिया था, 58,000। तो यदि पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, लेनदारों को दिए ना अपन ने 58,000 रोकड़, तो यदि पैसा जा रहा है तो वसूली रोकड़ खाते के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। कहाँ लिखना अपन को, क्रेडिट साइड। तो यहां पर लिखेंगे वसूली खाता, मतलब दायित्वों का भुगतान किया अपन ने वसूली खाते में, कितना भुगतान कर दिया अपन ने, 58,000 रुपए हमने दायित्वों का भुगतान किया हुआ। तो रोकड़ खाते के क्रेडिट में लिख दिया कितना, वसूली खाता 58,000। और कहाँ गया पैसा, वसूली खाते में सिर्फ एक ही बार गया है। साझेदारों को भुगतान किया, जैसे ए पैसा लेके आया था वैसे ही बी और सी को, ए और सी को हमने, सॉरी ए और बी को हमने भुगतान किया है, और सी पैसा लेके आया था तो डेबिट में लिख दिया। किसको पैसा दिया, ए को और बी को। तो जब हम किसी को पैसा देते हैं तो कहाँ लिखेंगे, रोकड़ खाते के या बैंक खाते के क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखेंगे ए का पूंजी खाता, बी का पूंजी खाता, ए को कितना पैसा दिया, ए लिखा पूंजी खाते में 20,400, तो यहां लिख देंगे क्रेडिट में कितना दिया, 20,000। बी को कितना पैसा दिया, ए लिखा 16,800 रुपए दिए, रोकड़ खाते के क्रेडिट में लिख देंगे, बी को कितना दिया, 16,800। बड़ा सिंपल है बैंक या रोकड़ खाता बनाना। पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखो, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में। सबसे पहले प्रारंभिक शेष लिखते हैं, उसके बाद संपत्ति बेचने से कितना पैसा आया, कोई साझेदार क्या पैसा लेके आया वो लिख दो, क्रेडिट में दायित्वों का कितना पेमेंट किया, साझेदारों को हमने कितना पेमेंट किया वो लिख दो। अब यहाँ पर एक खास बात और, रोकड़ खाते का यदि दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है इसका मतलब आपका सवाल सही है। मतलब पेपर हॉल में यदि तीनों खाते बनाने को आए तो आपको पता चल जाएगा पेपर हॉल में कि आपने सवाल सही किया है या नहीं। ठीक, तो यहां पर अपन इनका टोटल करके देख लेते हैं। योग बराबर आना चाहिए, कितना, 0 0, तीसरा 7 5 12, 4 और 1 5, 95,200 क्रेडिट का टोटल करेंगे, 0 0 12 14 15, 8 और 1 9, 95,200। तो देखो रोकड़ खाते के दोनों पक्षों का योग, बैंक खाता बोलो या रोकड़ बराबर है बात, तो बैंक खाते के दोनों पक्षों का योग बराबर आ गया है, इसका मतलब आपका सवाल सही है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ है। वसूली खाते में मतलब साझेदारी फर्म के वितरण पर ये 3 खाते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, वसूली खाता,
पूंजी खाता और रोकड़ खाता या बैंक खाता, ये महत्वपूर्ण खाते हैं आपके। एक और बनता है साझेदारों के ऋण खाते, यदि सवाल में होंगे तो वो रोकड़ खाते के पहले बनाए जाते हैं। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। आपके पास बुक होगी, आप उसमें मैच करते जाएंगे। यदि यहां पर आपको दिख नहीं रहा है तो आप उसको मैच कर सकते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, अनूप और सुमित फर्म में बराबर के साझेदार हैं। वे 31 मार्च 2018 को फर्म का समापन करने का निर्णय लेते हैं। जब तुलन पत्र निम्न था, तब उस समय उनका चिट्ठा कैसा दिया था? निम्न प्रकार। दायित्व में दिए है लेनदार, संचित कोष, ऋण दिया है, पूंजी दी है अनूप और सुमित की। संपत्तियों में दिया है रोकड़, बैंक में देनदार, प्लांट, स्टॉक, पट्टी की भूमि, फर्नीचर। समायोजन में क्या दिया है? संपत्तियों से वसूली निम्न प्रकार हुई। पट्टे की भूमि, फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट, विविध देनदार, लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 25,500 रुपए का भुगतान किया। वसूली वे कितने हुए? 25 रुपए हुए। वसूली खाता, बैंक खाता, साझेदारों के पूंजी खातों के खाता फर्म के समापन पर बनाइए। ठीक, तो यहां पर हम बनाएंगे सबसे पहले क्या? वसूली खाता। हमेशा सबसे पहले आपके वसूली खाता ही बनेगा। वसूली खाता ये विवरण, राशि, विवरण, क्या है नियम अपना? समस्त संपत्तियों को वसूली खाते के डेबिट में लिख दो, रोकड़ और बैंक को छोड़कर। तो देखो सवाल में, चिट्ठे में बैंक में रोकड़ छोड़ दो, देनदार, प्लांट, स्टॉक, पट्टे की भूमि और फर्नीचर। यहां लिख देंगे देनदार, प्लांट, स्टॉक, भूमि, फर्नीचर। ठीक, कौन कौन सी संपत्ति है इनके लिख दिया अपन ने। पैसे देखेंगे, देनदार के 12,000, प्लांट के 47,000। यहां लिख देंगे 12,000 देनदार, प्लांट कितना है? 47,000। स्टॉक दिया हुआ आपका 42, भूमि 60 और फर्नीचर 25। 42, भूमि 60, फर्नीचर 25 है। ये देखिए संपत्तियां। अब क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम? दायित्व। बाहरी दायित्व लिखना है, साझेदारों की दायित्व छोड़कर। तो देखो क्या क्या है दायित्व में? सिर्फ लेनदार, एक दो दिए, लेनदार और ऋण। लेनदार 27,000, ऋण कितना है आपका? 40,000। इस बार दो दायित्व हैं बाहरी। तो क्रेडिट में लिखेंगे अपन लेनदार, क्या लिखेंगे हम? लेनदार 27,000, ऋण लिख देंगे 40,000। ऋण कितना लिखेंगे? 40,000। तो साझेदारों के दायित्व लिख दिए। सबसे पहले डेबिट में संपत्ति, फिर क्रेडिट में क्या लिखे? दायित्व। अब क्या लिखना है? तीसरा, संपत्तियों को बेचने से कितना पैसा मिला। तो देखो ये है, संपत्तियों से निम्न वसूली हुई है ना, भूमि, फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट, विविध देनदार, इनसे इतना मिला। तो हम यहां पर लिख देंगे संपत्तियों से प्राप्त कितना कितना, ये लिखा पूरा। ठीक, 72, 22,500, 72,000, 22,500, 40,500, 48,000, 40,500, 48,000, 10,500, 0, 0, 15, 5, 13, 8, 10, 1,00,000,
93,500 रुपए आपको क्या होगी प्राप्त। कितना प्राप्त हो गया? 1,93,500। तो क्रेडिट में लिखेंगे संपत्ति को बेचने से जो रोकड़ प्राप्त होती है उसको कहां लिखते? क्रेडिट में। एंट्री क्या है? रोकड़ खाता डेबिट, वसूली खाते से, मतलब वसूली खाते के क्रेडिट में लिखेंगे रोकड़ खाता। कितना? 1,93,500 ये लिख दिया अपन, 1,93,500। अब देखो आगे दायित्वों के बारे में देखेंगे क्या लिखा है। लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 25,500 रुपए का भुगतान किया, वसूली व्यय कितने हुए? 2500। तो पहले हम पेमेंट कर दें। लेनदारों को कितना दे रहे हैं? 25,500। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे डेबिट में रोकड़ खाता, ब्रैकेट में लिख दो लेनदार, इनको कितना दे रहे हैं? 25,500। लेनदारों का भुगतान कितना है? 25,500। फिर देखो आगे वसूली व्यय कितना है? 2500 रुपए। तो यहां लिखेंगे रोकड़ डेबिट में व्यय कितना है? 2500 रुपए। समापन व्यय होने पर प्रविष्टि क्या होती है? वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से। तो वसूली खाते के डेबिट में क्या लिखा अपन ने? रोकड़ खाता। ठीक। दायित्वों के भुगतान करने की प्रविष्टि क्या होती है? वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से। तो वसूली के डेबिट में क्या लिखा है? रोकड़ खाता 25,500। संपत्तियों से प्राप्त होने की प्रविष्टि, नगद बेचने की प्रविष्टि क्या होती है? रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से। तो वसूली खाते के क्रेडिट में लिखा रोकड़ खाता। तो ऐसी प्रविष्टियों के आधार पर होती है। ठीक है, अब संपत्तियों को बेच दिया, दायित्वों का पेमेंट कर दिया, सवाल में और क्या बचा हुआ है देखो। अब कुछ नहीं दिया, एक चीज बस बची है, ऋण के भुगतान के बारे में कुछ नहीं कहा है ना। देखो ऋण जो था अपना 40,000 रुपए का, ये 40,000 रुपए जो कि हमने वसूली खाते में लिखे हैं 40,000। इसके भुगतान के बारे में कुछ नहीं कहा कि ऋण का कितना पैसा चुकाया। तो हमने आपके लिए बताई थी कि यदि दायित्व के बारे में कुछ ना कहा गया हो कि कितना पेमेंट किया गया है, तो जितने के दायित्व में उतना पेमेंट किया जाता है। तो दायित्व कितने के हैं? 40,000। तो हम 40,000 पूर्ण भुगतान में देंगे उनके, है ना, पूरा भुगतान किया जाएगा। तो डेबिट में लिखेंगे हम रोकड़, ब्रैकेट में लिख देंगे ऋण। कितना पेमेंट कर रहे हैं अपन ऋण का? 40,000। नियम आपको याद रखना। ठीक, अब देखो क्या बचा अपने पास? कुछ भी नहीं है। अब सभी चीजें हो गई हैं, बस हमें टोटल करना है। तो हम टोटल करेंगे, क्रेडिट का साइज ज्यादा है, टोटल कर लेते हैं। तो 0 0 5 10 10 16 2,60,500 रुपए क्रेडिट का टोटल। मतलब यहां पर लिखेंगे अपन 2,60,500। अब डेबिट में कितना है उसका हम टोटल लगा लेते हैं। देखो यहाँ का, इनका टोटल करेंगे 0, दूसरा अंक भी क्या है आपका 0, तीसरा देखो यहाँ पर क्या है 10, चौथा अंक 10, 24, 2, 3, 7, 17, 19, 20, 25, 2,54,000। अब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का माइनस करेंगे तो आपको क्या होने वाला है? लाभ, क्योंकि क्रेडिट का ज्यादा है। कितना है? 0 0 5, यहां पर कितना आ जाएगा आपका 0 0 5 6, और यहां आएगा आपका 0, कुछ भी नहीं बचा। मतलब 6,500 रुपए का क्या आ गया आपका? लाभ। ये क्या निकला आपका? लाभ। इस लाभ को हम साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। साझेदारी फर्म के समापन पर जो वसूली खाते का लाभ होता है, सभी साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाता है। तो हमें लाभ कितना हुआ? 6,500। हम साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। तो कितना है लाभ हानि अनुपात? देखो बराबर के साझेदार, कैसे साझेदार हैं? बराबर के। कितने? 2।
तो 1:1 बराबर के साझेदार हैं, 2 साझेदार हैं तो क्या आएगा 1:1 आएगा। ठीक है, डिवाइड 2 से भाग दे दो इसमें, 2 3 6 ना, 2 दूनी 4 2 पंची 10, 1 का गुणा करोगे तो इतना ही आएगा 32 50। डेबिट में लिखेंगे लाभ, साझेदारों के नाम लिखेंगे क्या है, अनूप और सुमित, अनूप सुमित। 32 50 32 50, टोटल आएगा आपका कितना 6500, यहाँ पर 2,60,500, कितना आने वाला है 2,60,500। अब देखें आगे, वसूली खाता तैयार है, अगला क्या बनाना है हमारे लिए, पूंजी खाते। पूंजी खाते तैयार करेंगे। विवरण, अनूप सुमित, विवरण अनूप सुमित। पूंजी खाता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे पूंजी का शेष। सबसे पहले क्या होगा, क्रेडिट में लिखेंगे पूंजी का शेष, ये लिख देंगे शेष। अनूप की पूंजी और सुमित की देखो कितनी है चिट्ठे में, 60 और 60, दोनों की 60 हजार रुपए, तो क्रेडिट में लिख देंगे 60,000 अनूप के, 60,000 सुमित के, पूंजी का शेष। अब साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में, बड़ा सिंपल सवाल है। हमें वसूली का लाभ देना है तो क्रेडिट में लिख देंगे वसूली खाता, ब्रैकेट में आप चाहो तो लाभ लिख लो जिससे आपको याद रहे, 32 50 32। फिर देखो संचय दिया है 10,000, साझेदारों में उनकी लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे, मतलब बराबर बराबर। क्रेडिट में लिखेंगे संचय, 10,000 है, 5,000 अनूप को, 5,000 सुमित, ये अपन ने क्या दे दिया, संचय का पैसा दे दिया। फिर देखो आगे और कुछ नहीं दिया, अब कुछ भी नहीं दिया है, किसी साझेदार को कोई दायित्व भी नहीं बनता है, बस टोटल कर दो। साझेदारों से कुछ लेना नहीं है, आहरण वगैरह कुछ भी नहीं है। क्रेडिट का टोटल करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 68,250, यहाँ का 68,200। लेना कुछ भी नहीं है साझेदारों से, लेना कुछ भी नहीं है, सीधा पेमेंट कर देंगे। तो डेबिट में लिखेंगे हम क्या, रोकड़ खाता, शेष नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। रोकड़ खाता हम इनको पेमेंट करेंगे 68,250, यहाँ भी 68,250, टोटल 68,250 आएगा, यहाँ भी 68,200। ये आ गया। ये क्या तैयार होगा आपका, पूंजी खाता तैयार। अब क्या बनाना आ गया अपन को, साझेदार का चिट्ठा सॉरी रोकड़ या बैंक खाता हमें तैयार। तो यहां लिखेंगे हम साझेदारी फर्म का रोकड़ या बैंक, रोकड़ या बैंक खाता, विवरण राशि, विवरण तो साझेदारी फर्म के समापन पर 3 खाते आपके महत्वपूर्ण होते हैं, वसूली खाता, साझेदारों की पूंजी खाता और रोकड़ या बैंक खाता। दोनों एक साथ ही अपन बना देते हैं, है ना।
आप रोकड़ खाता भी बना सकते हैं, बोल सकते हैं इसके लिए, या बैंक खाता भी। अब देखो कि सबसे पहले हम डेबिट में क्या लिखते हैं, प्रारंभिक शेष। आपके पास सवाल में दिया होगा चिट्ठे में शेष, यदि रोकड़ का है तो रोकड़ का लिख देंगे, बैंक का दिया है तो बैंक का, और दोनों दिए हैं तो हम दोनों लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर कितना दिया है, बैंक में रोकड़ कितनी दी है आपकी 11,000, तो हम डेबिट में लिख देंगे यहाँ पर 11,000 रुपए, ये लिख देंगे। अब पैसा हमारे पास आता है तो कहाँ लिखना है, डेबिट में, और पैसा यदि फर्म से जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। अब याद आपको क्या रखना है कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है, वो चीजें आपको रखना है यार। तो पहला पॉइंट, संपत्तियों को बेचने से जो पैसा आता है वो लिखेंगे। तो संपत्तियों को हमने कितने में बेचा वो लिखो, देखो ये है 1,93,500 रुपए में बेची गई संपत्ति। तो हमें यहां लिखेंगे डेबिट में, वसूली खाता 1,93,500 रुपए वसूली खाते में आए, और कहां से, संपत्ति बेचने से। जैसे संपत्ति बेचने से पैसा आता है, वैसे ही दायित्वों का भुगतान करने से पैसा फर्म से जाता है। वो भी कहाँ मिलेगा आपको, वसूली खाते में। तो हम वसूली खाते में देखो ये लिखा है, देखना 3 बार लिखा है रोकड़, 1 2 3, मतलब पहले हमने किसको पैसा दिया, लेनदारों को, कितना 25,500। फिर हमने समापन के व्यय के लिए पैसा दिया कितना, 2,500 रुपए। फिर हमने ऋण का भुगतान किया कितना, 40,000 रुपए। तो इन तीनों का टोटल करेंगे, ठीक, इन तीनों का टोटल 25,500 और 40, तो कितना आ जाएगा आपका 65, 67, 68। कितना पेमेंट किया हमने, 68,000 रुपया पेमेंट कर दिया। तो यहां लिखेंगे क्रेडिट में, वसूली खाता, वसूली खाते में 68,000 रुपए गए, पेमेंट हुआ, तो हमने क्रेडिट में। अब और कहां से पैसा आएगा, तो साझेदार पैसा लेके आते हैं या फिर हम साझेदारों को भुगतान करते हैं। तो इस सवाल में साझेदारों को हमने पेमेंट किया है, पैसा दिया है, लेके कोई नहीं आया। अनूप और सुमित कितना, 68,250 दोनों को हमने पेमेंट किया। तो यहां लिखेंगे क्रेडिट में, अनूप का पूंजी खाता, अनूप को हमने कितना पैसा दिया, 68,250। सुमित का पूंजी खाता, सुमित को कितना पेमेंट किया, इतना ही 68,250। अब कोई भी दायित्व बाकी नहीं बचा आपका, ना कोई ऋण बचा है। दोनों पक्षों का योग बराबर आना चाहिए, यदि बराबर आ गया मतलब आपका सवाल सही है, ठीक। तो देखेंगे अपन डेबिट का टोटल लगा के कितना आ जाएगा आपका, 0 0 5 4 10, 2,04,500 रुपए डेबिट का टोटल है। इतना ही क्रेडिट का आना चाहिए, 24, तो कितना है यहाँ पर 18 और 1 19, 0 0 5 8 3 24, और कितना 8 3 6 18 और 1 19। क्रेडिट का टोटल आपका 1,94,500, डेबिट का टोटल कितना है 2,04,500। 2,04,500 में से हम 1,94,500 माइनस कर देंगे, 0,0,0,0,1, 10,000 रुपए ना। 10,000 रुपए क्या है वो आप चेक कर लो, यहाँ पर आपका कोई पेमेंट रह गया होगा। यहाँ देखो बैंक में रोकड़ कितनी दी आपकी 11,000, ही मिल गया आपको। लेनदार का पेमेंट हो गया है, ऋण का भी पेमेंट हो गया है, और भुगतान के बारे में यहाँ पर 25,500 ये भी पेमेंट कर दिया। वसूली खाते में एक बार और चेक कर लेते अपन, दायित्वों में लेनदार कितने हैं इनका टोटल एक बार चेक कर लो, कितना आएगा 60 67 और 1 68। कितना लिखा होगा अपन ने, वसूली खाते में पेमेंट कितना हुआ है 68,000, ठीक है। अगला देखो, संपत्तियों को बेचने से कितना पैसा प्राप्त हुआ, 1,93,500। इसको भी चेक कर लेते अपन एक बार, डेबिट में लिख दिया 1,93,500। साझेदारों को पेमेंट 68,250।
यहाँ पर भी देख लो 68,250, टोटलिंग भी सही है। विविध लेनदार, संचय, ऋण, साझेदारों की पूंजी, बैंक में रोकड़, विविध देनदार, प्लांट, स्टॉक, भूमि, फर्नीचर, संपत्तियां कंप्लीट है। टोटल एक बार और चेक कर लो, 0 0 5 4 10, ये ठीक है। यहाँ पर का टोटल कितना आ रहा है 24, ठीक है। यहाँ टोटलिंग मिस्टेक है, टोटलिंग मिस्टेक। 8 3 24, 6 3 18 और 2, इतनी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन ढूंढना पड़ जाता है। देखो यहाँ पर कितना आएगा, टोटलिंग बस मिस्टेक थी, बाकी सब ठीक है। तो कितना है आपका 2,04,500। तो पेपर हॉल में आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि आपने सवाल सही किया है या नहीं, लेकिन लास्ट में जब आपको रोकड़ या बैंक खाता बनाने के लिए आएगा, तो यदि आपको सिर्फ वसूली खाता बनाने के लिए आया तो आप आंसर पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपको रोकड़ खाता बनाने के लिए आता है या बैंक खाता, तो आप पेपर हॉल में बिल्कुल एक्यूरेट सही पता लगा सकते हैं कि जो आपने सवाल किया वो सही है या गलत। यहाँ आपको पता चलेगा। सिर्फ एक ही ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको आंसर मिलने वाला, बाकी किसी भी चैप्टर में आपको कभी आंसर नहीं मिलेगा। तो आज इतना ही। अगला क्वेश्चन आपके लिए 13वां है, आपका होमवर्क। ये आपको क्वेश्चन करना है और आप हमें व्हाट्सएप पर भेजेंगे, हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।